जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चंस मिल गए ना सबको? लिखा है कि कैलकुलेट, हाँ ठीक है, लिखा है कि कैलकुलेट करना हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, है ना? और इनकम मेथड याद हुआ सबको कि क्या क्या होता है? पहले तो ये बताओ कि वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? प्रैक्टिस हुई है या नहीं? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। कोई कोई क्वेश्चन फंस लिया बस। वैल्यू एडेड में और लोग बोले, सब लोग वैल्यू एडेड सॉल्व हुआ? आदित्य बताओ, रोहित? मैम अभी बुक नहीं है। बुक नहीं है अभी? अच्छा, और किसके पास बुक नहीं है? बुक नहीं है तो हमसे क्वेश्चन की फोटोज मांग लो, हम ही दे देंगे कहीं से फोटो, तो हम लोग को मांगना भी नहीं होता है। यस मैम, दे देता। जब हम ये सारे ऑफर देंगे तुम लोगों को अपने आप से कि पढ़ो, बुक लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, तब जाके होता है। अदरवाइज किसी की खुद की कोई क्वेरी नहीं रहती है कि ये नहीं आ रहा है या ये क्वेश्चन बता दीजिए या हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अपने आप से कुछ नहीं पूछना होता है किसी को, है ना? तो वो लोग प्रैक्टिस भी हम ही कर लेते हैं घर पे बैठ के, एग्जाम भी हम ही मैम देंगे। कल वो जो क्वेश्चन लगाए थे, क्या लगाए थे? जो क्वेश्चन मैम तो वो दो ही क्वेश्चन था ना, हम तो बोल रहे थे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबको। हर एक मेथड का 20 क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए। वैल्यू एडेड कंप्लीट हुआ है तो वैल्यू एडेड का भी 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग ढूंढ ढूंढ के करो, कहीं से भी करो, कैसे भी हो। वो तो कॉपी में करने के लिए 20 है, लेकिन प्रैक्टिस और भी ज्यादा करनी है, जितना भी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फेयर कॉपी में करना है, सब फेयर कॉपी में करना है। प्रैक्टिस जब करेंगे 20 क्वेश्चन के बाद तो वो हम रफ कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन हमें फेयर कॉपी में तो दिखना ही चाहिए। समझ में आया? और लास्ट में आखिरी दिन के लिए काम मत छोड़ना। ओके मैम। हाँ उत्कर्ष, ओके मैम ऐसे कह रहे हो जैसे कर ही लोगे ना? मैम आज खरीद लेंगे। खरीद लेंगे? हाँ, आधी कॉपी भरवा चुके हैं, अभी खरीद लेंगे चल रहा है तुम्हारा। डेली क्लास अटेंड कर रहे हो उत्कर्ष? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी अभी भी? चलो, क्या सॉल्व करना है हमको यहाँ पे कि एनएनपीएफसी सॉल्व करना है इनकम मेथड से। इनकम मेथड याद है किसी को? कैसे निकालते हैं? और ये बताओ इनकम मेथड से निकालने में निकलता क्या है? सबसे पहले क्या फाइंड होता है? क्या लिखे यहाँ पे? डोमेस्टिक इनकम। हाँ, डोमेस्टिक इनकम, जो कि क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना? क्वेश्चन में लेकिन हमको क्या चाहिए? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो वो भी बाद में निकाल लेंगे हम लोग। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी निकल जाएगा बाद में। लेकिन उससे पहले क्या चाहिए हमें कि हाँ, उससे पहले जो है हमें क्या चाहिए कि एनडीपी एट एफसी चाहिए। और इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकालने का तरीका होता है क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यही तीन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट डोमेस्टिक इनकम निकालने के। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वो चीज होती है जितना भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो देता है, अगर क्वेश्चन है तुम्हारे पास तो देखो उसमें क्या क्या चीजें देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
वेजेस एंड सैलरीज लिखी हुई है, हाँ ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वेजेस एंड सैलरीज। उसके बाद लिखा हुआ है और क्या देता है जो कि एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आना चाहिए, कोई बता सकता है इसके बाद और क्या आना चाहिए? डिविडेंड। डिविडेंड नहीं, डिविडेंड तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है क्योंकि प्रॉफिट के अंदर, वो भी प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेजेस सैलरी हो गया, एक वेजेस सैलरी आनी चाहिए थी और क्या आना चाहिए था? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, है ना? 1 और 2 करके लिखाए थे पीछे, अगर नोट्स में देखना तुम लोग, कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और वेजेस एंड सैलरी कैश में हो, काइंड में हो, या कोई अलाउंसेस हो, या कोई बोनस हो, ये सारा चीज क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम लोग वेजेस एंड सैलरीज लिखने वाले हैं, कितना? 3800, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है तो हम लोग हाँ इसको लिखेंगे, कितना? 200 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 3800 हो गया वेजेस एंड सैलरी, और 200 हो गया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कंप्लीट हो गया ये, क्योंकि और भी कोई भी हमें वहां पे कैश और काइंड वाला कुछ अलग से दिख नहीं रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितने कंपोनेंट्स थे? 4 थे आई गेस। एक था रेंट, फिर रॉयल्टी, इंटरेस्ट थर्ड वाला, और फोर्थ वाला क्या था? प्रॉफिट। और हमें पता है प्रॉफिट के अंदर भी 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है प्रॉफिट का कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है डिविडेंड, और थर्ड होता है रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट भी 3 चीजों को जोड़ के बनता है। तो अब अगर क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इस सब में क्या क्या चीजें हमारे पास दी है, क्या क्या चीजें नहीं दी हुई है, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। देखो डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे प्रॉफिट भी हमें दिख रहा है ना? और हमें पता है कि प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है। प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड भी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, और रिटेन अर्निंग भी आता है। तो जब प्रॉफिट का टोटल हमें पता रहेगा पहले से 800 है, तो उसके अंदर अलग से क्या डिविडेंड को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नो मैम। हाँ, क्योंकि जब प्रॉफिट की वैल्यू अलग से दी हुई है 800, तो हमें उसमें डिविडेंड को अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉफिट के अंदर ही तो डिविडेंड होता है, तो वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें नहीं ऐड करना है अलग से। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट तो चलो हो गया, और उसके अलावा रेंट भी तो होता है और रॉयल्टी होता है। रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। रेंट की वैल्यू थी 150, इंटरेस्ट की वैल्यू थी 200, और प्रॉफिट की वैल्यू थी 800। ये तीनों चीजें ऐड हो गई, ठीक है। अब उसके बाद एक कंपोनेंट होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, और क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी मिक्स्ड इनकम लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस करके 0 लिख देंगे, क्योंकि बोलेंगे कि मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है? वो 0 है उसकी वैल्यू। अब जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा कितना? 4000, और यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल? 5150। 5150 आ गया। क्या आ गया? डोमेस्टिक इनकम निकला है ये अभी, क्योंकि एनडीपी एट एफसी ही क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा था एनएनपी एट एफसी चाहिए, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? एनडीपी एफसी है हमारे पास। अब इस डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? प्लस NFIA। हाँ, प्लस NFIA। और ये जब तक याद नहीं होगा ना तब तक चेंज नहीं कर पाओगे बहुत जल्दी से, इसलिए इतने प्रैक्टिस कर लो कि सबको याद हो जाए। तो डोमेस्टिक को NFIA प्लस कर दिए तो क्या बन गया? नेशनल प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन में NFIA अलग से दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, Yes, -30, ma'am. -30 दिया हुआ है। तो 5150 प्लस
-30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5120। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि कैलकुलेट करना था हमको एनएनपी एट एमपी, है ना। ये नेशनल इनकम नहीं होता है, एनएनपी एट एमपी को नेशनल इनकम नहीं बोलते हैं, एफसी को बोलते हैं। तो एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से, और हमें कंपोनेंट में क्या क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरी दी हुई है। सबसे पहले इनको ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर इसमें कोई भी चेंज रहेगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें एक एक चीज फिर से नहीं देखना पड़ेगा। तो वेजेस एंड सैलरी दी हुई है, ठीक है, ये कॉम्पनसेशन का पार्ट होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एम्प्लॉयर लिखा है, इसका मतलब सही है, ये भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। रेंट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। मिक्स्ड इनकम अलग से दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स्ड इनकम को लिख लेंगे। एनएफआईए जो है वो दिया हुआ है -10 करके, ठीक है, एनएफआईए भी दिया हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इन सब का क्या काम पड़ता है। ये क्वेश्चन लगाओगे अपने आप से सब लोग? चलो हमें लगा के बताओ आंसर। इसमें कुछ Yes, अलग से ma'am. है नहीं, अब इसमें कुछ अलग से है नहीं बताने वाला, अपने आप से सॉल्व करो। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है जितना लंबा टाइम लग रहा है। हो गया? इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं है, कितना टाइम लग रहा है? Ma'am, 1070. 1070 करेक्ट। ये क्या निकला है वैसे 1070? एनएनपी एट एमपी निकला है कि एनडीपी एट एफसी निकला है? वो भी निकला है, वो दोनों सेम आएगा। दोनों सेम आएगा, बिल्कुल सही, सही आंसर है। और किसी का आया 1070? मैडम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? पर क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीजों को ऐड करेंगे, है ना। और किसी को प्रॉब्लम है? यस मैम, आ गया। सॉल्यूशन दिखाएं? पीएफसी मैम 1000 कितना बोली? 1070। हाँ सही है, 1070। अब देखो आंसर दिखाते हैं इसका कि क्या है। देखो, वेजेस एंड सैलरीज जो है वो दी हुई है 680, और वेजेस एंड सैलरी क्या इसमें आती है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आती है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी हुई है 100, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 680 प्लस 100 कर देंगे, ठीक है।
फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें पता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही तीन चीज है ये जो ऐड करेंगे। 100 + 50 + 40 ये ऐड कर दिए, और मिक्स्ड इनकम अलग से दिया हुआ है 100, तो मिक्स्ड इनकम अलग से लिख दिए। अब इन सब चीजों को ऐड कर देंगे तो 1070 आ जाएगा। क्योंकि ये एनडीपी एट एफसी निकला था, तो एनडीपी एट एफसी में हमें क्या करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एनएफआई ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, और लेकिन हमें चाहिए क्या, मार्केट प्राइस चाहिए। तो मार्केट प्राइस करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस कर देते हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट दिया हुआ है, डेप्रिस और एनएफआईए की वैल्यू भी दी हुई है। एनएफआईए -10 है तो -10 लिख दिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 10 है तो 10 लिख दिए। 10 में से 10 गया क्योंकि +10 और -10, तो ये 1070 ही डायरेक्ट आंसर बच जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति तुम्हें समझ में आया? मैम चलो, यस मैम। उत्कर्ष तुम्हें समझ मैम में आया? नेटवर्क कीर्ति तुम्हारा क्या नेटवर्क बहुत खराब रहता है, नेटवर्क ऐसे जगह बैठो जहां पे नेटवर्क मिले, कहीं अलग जगह पे बैठ जाओ। हाँ, उत्कर्ष बोल रहा है यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करना था हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी एट एमपी। स्वधा पांडे। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्या, जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें तो पता है कि इनकम मेथड से एक ही चीज कैलकुलेट होती है, वो क्या होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें देख लेते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी दी हुई है, ठीक है, ये कॉम्पनसेशन में चला जाएगा। एक्सपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट का कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी। नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये दोनों कैपिटल फॉर्मेशन है, एक जगह नेट लिखा है, एक जगह ग्रॉस लिखा है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आते हैं कि क्या करना है इसका। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग वेजेस एंड सैलरी के साथ ही ऐड करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर। ठीक है, एनएफआईए दिया हुआ है -100, कोई ठीक है। रेंट और इंटरेस्ट दिया है और प्रॉफिट दिया है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सरप्लस का ये तीन दोनों हिस्सा है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, जीरो है समझो। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। चलो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या है ना, कि सबसे पहले रेंट, वेजेस और सैलरी और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये क्या बन जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही पार्ट होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है, यानी कि वेजेस से सैलरी 5000 लिखेंगे और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 200 लिखेंगे। 5000 + 5000 + 200 लिख दिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बन गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें पता था कि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही तीन चीज आती है। रॉयल्टी भी आती है लेकिन इसके अंदर कहीं रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है। तो यही तीनों चीज को मतलब 2500 और 4000, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा हमारा। मिक्स्ड इनकम दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है। मिक्स्ड इनकम भी इस बार फिर से क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मिक्स्ड इनकम को हम फिर से क्या मान लेंगे कि ये जीरो होता है। तो 5200 और 6500, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 11700 आंसर आएगा। डोमेस्टिक इनकम निकल गया एनडीपी एट एफसी, बट क्वेश्चन बोल रहा था कि तुम्हें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है ना? बोलो, अब देखो क्या निकालना था हमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना था। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें पता है कि मेरे पास एनडीपीएफसी तो मिल गया है, एनडीपीएफसी मिल गया है। अब हमें क्या चेंज करना है कि इस नेट को ग्रॉस में चेंज करना है। किसी को याद है कि नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? मैम प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला प्लस डेप्रिसिएशन। फिर क्या चेंज करना है, नेशनल प्रोडक्ट चाहिए और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, तो फिर प्लस एनएफआईए। हाँ ठीक है, फैक्टर कॉस्ट दिया है लेकिन हमें मार्केट प्राइस चाहिए, तो क्या कर देंगे यहाँ पे,
प्लस की माइनस? प्लस NIT। प्लस, हाँ प्लस NIT, ठीक है, प्लस NIT, ये N लिखा हुआ है, समझ जाना। उसके बाद क्या है कि NDP@FC कितना दिया हुआ है, अभी ऊपर सॉल्व किए थे हम लोग, NDP@FC कितना दिया हुआ था, 11,700, 11,700 निकाले थे NDP@FC। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन करना है हमें ऐड। डेप्रिसिएशन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं पे, देखो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला लिखाए थे हम पीछे जब हम लोग डेप्रिसिएशन वाला पढ़ रहे थे टॉपिक, कि ग्रॉस में से अगर नेट माइनस करे तो वो क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन होता है। किसी को याद आया? यस ग्रॉस माइनस नेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू दी है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ वैल्यू दी है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन तो कॉमन चीज है, एक जगह लिखा है ग्रॉस और एक जगह लिखा है नेट, यानी इन दोनों चीजों का जब डिफरेंस करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली बात समझ में आई? तो हम क्या कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ग्रॉस माइनस नेट करके डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू लिखी हुई थी 1200 और नेट की लिखी हुई थी 1000, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, बिल्कुल। तो 200 डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन की हेल्प से, जो ग्रॉस और नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया था। डेप्रिसिएशन दिया नहीं था, ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ गया, है ना। और NFIA जो है कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है -100, तो प्लस करके -100 लिखेंगे NFIA, और ब्रैकेट में डालेंगे NFIA को, क्योंकि वो माइनस है, प्लस माइनस साइन की ध्यान रखना पड़ेगा। और NIT भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 400 दिया हुआ है, ठीक है। अब जब 400 दिया हुआ है NIT, इन सारी चीजों को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? 11,000। हाँ 11,700 प्लस 200 डेप्रिसिएशन का, -100 NFIA का, प्लस 400 NIT का, तो 12,200 आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो। समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने आया। अब क्योंकि 10:30 बजने वाला है, बस 1 मिनट बाकी है, तो आगे के हम क्वेश्चंस ना भेज देते हैं फोटो, अपने आप से ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग उसको 12 बजे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे हो जाएगा वो ट्राई भी करेगा, अगर टाइम मिलेगा तो ट्राई करना। हम क्वेश्चन सेंड कर देते हैं नेक्स्ट वाला। और जिनको क्लास करनी है, मतलब अभी जिसकी क्लास पिछली वाली छूट गई थी, रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, और स्टडी मटेरियल वाले में हम डेली नोट्स भी अपडेट किए हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का पूरा नोट्स मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, फोटोज वाले में, ठीक है। क्लास ओवर कर रहे हैं। मैम सब लाइन से है, बस उसी को लिखना है। हाँ सब लाइन से है, कॉपी खरीदो और लिखना शुरू करो। ओके मैम। ठीक है।